आज हम लोग वनरेबल सेक्स Vulnerable section. आज हम लोग वल्नरेबल vulnerable. प्रोनाउंसिएशन ही नहीं हो पा रहा। It is vulnerable. हाँ, तो इसको जो है कर दीजिए कि हास्यकरण पर मार्क सुबेद हो बोल जाता दो, है। हाँ। वल्नरेबल की हिंदी सुबेद वर्ग। तो आज हम लोग सुभेद, हाँ, जो है उन पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे उनमें जैसे बच्चे आ गए, दिव्यांगजन आ गए या बूढ़े, तो उनसे रिलेटेड क्या क्या समस्याएं होती हैं, क्या क्या उनके समक्ष चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, और फिर सरकार उनके लिए कौन कौन सी पहले शुरू करता है। तो इस सब के बारे में आज चर्चा करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला टॉपिक हमने जो लिया है वो है दिव्यांगजन। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले दिव्यांगजन है कौन, किन लोगों को हम दिव्यांग की श्रेणी में रखेंगे। तो दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांगजन से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी तंत्र की हानि से पीड़ित होता है और जिसे सामान्य जीवन में विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वह दूसरों की तरह समान आधार पर समाज में अपनी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में अक्षम होता है। तो ऐसे लोग जो मतलब अपने शारीरिक क्षमता से पूर्ण नहीं होते हैं, तो वो लोग सुभेद्य वर्ग में आ जाते हैं, दिव्यांग की श्रेणी में आ जाते हैं। अब अगर देखा जाए तो भारत में उनकी क्या स्थिति है, तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार बताया गया है कि कुल आबादी में जो दिव्यांगजनों का हिस्सा है वो 2.1% है, और वहीं महिलाओं की स्थिति 44% है। ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगजन 69% है, और जो निरक्षर है वो 55% के आसपास। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। और वहीं अगर वर्ल्ड बैंक के अनुसार दिव्यांग लोगों की आबादी जो भारत में तय की गई है वो 40 मिलियन के आसपास की तय की गई है। और फिर इसके अलावा एक और जो फैक्ट है कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016, पहले जो अक्षमता के पैमाने थे वो 7 पैमाने निश्चित किए गए थे, लेकिन इस अधिनियम के बाद से 7 पैमानों के आधार पर अब 21 पैमाने को मान्यता दी गई है। जैसे बिहार में फाइलेरिया, एक हाथी पांव जो समस्या है, उसको भी अब दिव्यांगता की श्रेणी में लाया गया है। तो ये राज्य दर राज्य अलग भी हो सकते हैं। अब जैसे दिव्यांगों के समक्ष क्या क्या चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, तो पहला है कि भावनात्मक हीनता का जन्म लेता है, जो व्यक्ति के विकास को बाधित करता है, कि उनके अंदर ये हीन भावना आ जाती है कि हम किसी कार्य को करने में अक्षम है, या हम उस जो सही इंसान है उसके बराबर नहीं है। तो इस तरीके की हीन भावना उनके अंदर जन्म लेती है, फिर वो किसी चीज को करने के लिए आगे अग्रसर भी नहीं हो पाते हैं। और फिर दूसरा पॉइंट है कि सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें मानसिक उत्पीड़न का शिकार बनाकर अवसादग्रस्त कर देती है। समाज में भी कई लोग होते हैं जो उनको उनका जो दृष्टिकोण होता है उनके लिए सही नहीं होता है, वो उनको अच्छे उससे नहीं देखते हैं, या फिर मानते हैं कि अपने लिए वो ठीक नहीं समझते उन लोगों को। तो वो सब चीजें देख कर भी वो सोचते हैं कि हमें उनके बराबर का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, तो इस वजह से उनको मानसिक उत्पीड़न या फिर वो तनाव जैसी स्थिति में चले जाते हैं। तीसरा पॉइंट है दिव्यांग जनों को सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, समझने में कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। स्कूल, अस्पताल या अन्य जगहों पर जाना पड़ता है, फिर वहां पे भी उनको कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पांचवा पॉइंट है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अभाव होता है। जैसे कि 10 साल के अंतर्गत ये देखा गया है कि 4 संसद सदस्य और 6 विधानसभा सदस्य हैं जो दिव्यांगता से पीड़ित हैं। तो राजनीति में भी उनके जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत ही कम है। छठा पॉइंट है कि वयस्कों को रोजगार की जो दर होती है वो कम होती है, दिव्यांग वयस्क जो होते हैं, क्योंकि उनके वो सोचते हैं कि ये हर चीज को करने में कुशल नहीं है, तो फिर उन्हें रोजगार देने से बहुत लोग हिचकते हैं, उनको रोजगार जल्दी नहीं मिल पाता है, और शिक्षा तक उनकी पहुंच में भी कमी होती है। और इसके लिए फिर कुछ पहले इन समाधानों इन चुनौतियों का समाधान के लिए कुछ पहले हैं। जैसे 18 वर्ष तक की आयु के लिए प्रत्येक दिव्यांग बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा, ये एक है। दूसरा है कि वही जो भी इससे पहले हमने एक फैक्ट देखा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत
21 जो अक्षमता है उसको मान्य किया गया है। सरकारी नौकरी और शिक्षा में 4 और 5% तक का आरक्षण की बात की गई है। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के लिए बाधा मुक्त मतलब शिक्षा को बाधा मुक्त शिक्षा उनके पास तक पहुंचने के लिए उनको मतलब उसको सक्षम बनाती है। और फिर इसके लिए कुछ योजनाएं हैं, जैसे सुगम्य भारत अभियान योजना, फिर दूसरा है दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना, सहायक यंत्रों की खरीद में सहायता की योजना, चौथा है राष्ट्रीय फेलोशिप, पांचवा है दिव्यांगजन के अधिकारों को साकार करने हेतु इंचियोन कार्यनीति, ये एशिया और पैसिफिक रीजन में है। और फिर अगर हम इसके अलावा आगे की राह अगर हम मतलब इसमें और हमें क्या क्या करना चाहिए, तो समाज को संवेदनशील बनाने की जरूरत है, जिससे जो दिव्यांग जन के अंदर जो हीन भावना उत्पन्न होती है या वो तनाव जैसी स्थिति में जाते हैं, अगर समाज उनकी परेशानियों को समझेगा, उन्हें अपना जैसे समझने की कोशिश करेगा, तो वो अपना सम्मानजनक और स्वतंत्र जीवन जी सकेंगे। प्रारंभिक निदान और हस्तक्षेप केंद्र, मतलब ऐसे केंद्रों की स्थापना करना जहाँ पे अगर किसी दिव्यांगता के अगर शुरुआती लक्षण देखने को मिलते हैं तो उनका वहीं पे रोकथाम किया जा सके, वहीं पे उनको मतलब उनको इलाज अच्छी सुविधाएं देकर उस चीज को रोका जा सके, ताकि वो कोई भी समस्या जो हो वो बड़ा रूप ना ले ले। और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच में सुधार, कि मतलब जो भी चीजें हैं उनको आसानी से उनके पास तक उपलब्ध कराई जा सके, ये एक इसमें पॉइंट हो सकता है। अगर इसमें और किसी को कुछ ऐड करना है तो वो कोई डेटा वगैरह या कुछ तो बता दें। हम लोग ये ऐड कर सकते हैं, जब हम लोग प्लानिंग करते हैं किसी भी स्कीम की या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उस पे हम लोग इसको कंसिडर ही नहीं करते हैं। जैसे जो भी हम लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो वो दिव्यांगजन को बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं कि जिसमें दिव्यांगजन के लिए बनाया नहीं जाता रैंप वॉक, तो ये उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मतलब उनको केंद्र में रख के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ये हम लोग पॉइंट ऐड कर सकते हैं। अभी शशि थरूर जी याद हो, कुछ टाइम पहले उनको पैर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो उन्होंने बयान कि जब मैं व्हील चेयर पे था तो मुझे पता चला कितनी प्रॉब्लम्स आती है। तो उन्होंने कहा था जो हमारा संसद का वाला एरिया था वो भी ये फ्रेंडली नहीं था दिव्यांगजन से, तो वो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मतलब जैसे कई एक चीज ये भी नो वगैरह में जैसे कई जगह होता है कि उनको चढ़ने के लिए फिर दिक्कत होती है, बिल्कुल। सुविधा होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी वाहनों की उपलब्धता, उसमें देखा है कि मतलब एक सुविधा उन्होंने दे रखी है कि दिव्यांगजन मतलब एक ऐसा इमरजेंसी गेट या मतलब उन लोगों के लिए स्पेशल है वो चीज, कि तभी खुलेगा, मतलब जैसे कोई डिसेबल पर्सन है अगर आता है तो उसके लिए वो चीज व्यवस्था उन्होंने की है, तो ये एक अच्छी चीज है। बिल्कुल। दीदी कुछ बोलना चाह रही थी? नहीं, मैं यही बोल रही थी वाहनों की उपलब्धता इसमें मतलब हम ऐड कर सकते हैं। और दूसरा कि जैसे मतलब विकलांग के लिए मतलब ये शिक्षा का अभाव जो बताया है, और जो ये जॉब्स में उनका मतलब परसेंटेज कम हो जाता है कि मतलब उनको जॉब्स मिलने में बहुत दिक्कत होती है, तो वहां पे उनके लिए जागरूकता होनी जरूरी है लोगों के मन में, कि मतलब अगर कोई मतलब ऐसा व्यक्ति है जिसकी मतलब आंखों से अगर प्रॉब्लम है, लेकिन अगर वो और काम कर सकता है, शारीरिक वर्क में कुछ ऐसे काम कर सकता है जो इजी वे में हो सकते हैं, या किसी को मतलब देखने में और काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन सुन नहीं सकता, लेकिन वहां पे अगर उसको जॉब की जरूरत है तो वो उसको प्रेफर कर सकते हैं जॉब से रिलेटेड। तो वहां पे उस चीज को लेके उनको बढ़ावा देना चाहिए इस चीज को। एक्चुअली ये एक केस हुआ था, मेरे साथ ही हुआ था, जहाँ पे मतलब मैं एज HR काम कर रही थी, तो वहां पे एक दिव्यांग व्यक्ति जो काम के लिए आया था, तो उसमें क्या दिक्कत थी, उसमें मतलब वो व्हील चेयर पे नहीं था, लेकिन उसके सिर्फ पैर में हल्का सा प्रॉब्लम था, जैसे कि आप कह सकते हो ना कि मतलब एक टांग में मतलब चलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था, लेकिन क्या है कि वहां पे उसको मतलब ये मान लिया गया कि वो पूरी तरह से डिसेबल है किसी कार्य को करने के लिए। लेकिन वहां पे फिर उसको रिजेक्शन का सहन करना पड़ा, लेकिन उसके बाद फिर काफी मतलब रेफरेंस देने के बाद उसको हायर किया। तो ये चीजें मतलब लोगों के अंदर होती हैं कि मतलब अगर कोई काम करने के लिए पूरी तरह से अगर डिसेबल नहीं है तो उसको बढ़ावा देना चाहिए आगे।
इसको हम लोग पूर्व धारणा के रूप में बोल सकते हैं कि हम लोग पहले से ही सोच के रखते हैं कि वो लोग अक्षम है किसी भी काम को करने में। पर ये अभी वर्तमान में भी ये स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल। मेरा एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, जैसे स्कूल में उनके साथ होने वाले भेदभाव या फिर अस्पताल या फिर घरों में भी उनको एक तरीके से सक्षम न माना जाना, वो एक तरीके से जो भेदभाव होते हैं इनके प्रति मतलब लोगों को मतलब इसके प्रति आप लोगों को क्या लगता है, क्या उपाय करके इसको दूर किया जा सकता है इस समस्या को? संवेदनशील बनाना, उनको जागरूक करना पहले से ही। जो ऐसे कई सारे परिवार ऐसे होते हैं जो डिसेबल बच्चे उनका होता है, फिर भी वो इस तरीके से उनको ट्रीट करते हैं कि नॉर्मल है, और बहुत सारे क्षेत्रों में वो नाम भी कमा रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था पैरालंपिक गेम्स हुए थे, उसमें एक लड़की थी, मुझे उसका नेम याद नहीं आ रहा अभी, तो उससे आर्चरी में फर्स्ट नंबर शायद उसका गोल्ड जीता था उसने। तो मतलब हम लोग को उस तरीके से ट्रीट करें, ये उनके मतलब लिए स्पेशल थोड़ा फ्रेंडली। हाँ में है जैसे यूपीएससी की जो फर्स्ट रैंक शायद आई थी ना, वो ईरा हाँ, इरा सिंगल मैम, हाँ, तो विकलांग एंड अनुमा सिन्हा होते हैं, मैम, तो उन्हें जो भी बढ़ावा एग्जाम्पल्स है ना देना चाहिए। उसको हम लोग रख सकते हैं। हाँ, तो इस चीज को अभी जो इस ईयर ही हुआ था, शायद अरुण तिवारी नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है, उनके एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट में दोनों पैर नहीं रहे और एक हाथ भी, उन्होंने इस बार का यूपीएससी क्लियर किया था। तो मतलब ऐसे एग्जांपल्स हम लोग पेश कर सकते हैं उनके सामने, इससे उनका जो मोरल है वो हाई रहे, वो अपने आप को कमजोर ना समझे। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ले। हाँ बिल्कुल। ओके, तो जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है एल्डरली पीपल या बुजुर्ग लोग। ठीक है, उससे रिलेटेड है कुछ फैक्ट देखते हैं पहले हम लोग। अपन जी तो एक मैं चीज 2000 पूछना चाहूंगी हाँ कि जो सुभेद्य जो वर्ग आएगा उसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे? दिव्यांग, सुभेद्य वर्ग हम लोग कमजोर और वर्ग उसके बोल अलावा सकते हैं, जो बुजुर्गों को हाशिए पे भी है। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें शामिल हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जो मतलब हम बोल सकते हैं ओवरऑल जिनमें थोड़ी कमजोर है एक प्रकार से, कहीं ना कहीं उनको उतने उपयुक्त अवसर नहीं मिलते जो हैं किसी और पे लिंग के निर्भर है, आधार पे। हाँ क्या बोल सकते थे? जो नहीं थी, किसी सॉरी। और पे निर्भर है। हाँ, निर्भर बोल सकते हैं, कमजोर बोल सकते हैं। इनको समाज इनको कमजोर मानता है, समाज उसको मान के चलता है कि ये कमजोर है, उसको हाँ, मतलब किसी ना किसी रूप में। एक्चुअली मेरे को जो पहले टॉपिक था ना उसमें मुझे डाउट हो गया था कि शायद आपने ऐसा बोला कि दिव्यांग को ही उसमें ऐड किया जाएगा। नहीं नहीं, वो उसका एक पार्ट है। मैं इसमें कुछ बोल सकता हूँ? जी यस यस सर। सुभेद्य वर्ग उसको बोलता है कि जैसे समाज में ऐसे वर्ग जिनके अधिकारों का हनन करना, जिनके ऊपर अत्याचार किया जाना या जिन्हें किसी तरह से हिंसा का शिकार बनाया जाना, ये आसान होता है। तो अब आपको ये खोजना होगा कि समाज में ऐसे कौन से वर्ग हैं जिनके साथ ये चीजें होती हैं। ये कोई डिफाइन नहीं हो सकता, ये अलग अलग समाज के लिए अलग अलग हो सकते हैं। जैसे भारत के बारे में बात करें तो भारत में जो है जैसे किन्नर समाज है, भारत में महिला है, भारत में एससी एसटी वर्ग है। इसमें भी एससी वर्ग को अलग देखा जाना चाहिए, एसटी वर्ग को अलग देखा जाना चाहिए, बच्चे अलग हो गए। इसी तरह से क्या आप वृद्धों को मान सकते हैं? हाँ, वृद्धों के भी अधिकारों का हनन बहुत तेजी से संभव होता है, उनके अधिकारों का हनन बहुत तेजी से संभव होता है। इसी तरह से वृद्धों के अलावा अगर आप देखिएगा तो आप इसमें विकलांगों को रख सकते हैं। तो इसी तरह से कई बार जो होता है कि जो लोग कोस्टल एरिया में या जो निर्धन है इस समाज में, बहुत ही गरीब लोग हैं, वो चाहे इसमें से किसी भी वर्ग में आ जाए, उनको भी आप सुभेद्य वर्ग में मान करके चलेंगे। और सुभेद्य समाज से दूसरे समाज के लिए जाते समय वो हो सकता है कि वो थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करके देखना होगा कि जैसे कि कई समाज में ये हो सकता है कि ब्राह्मण जो है वह बहुत मजबूत कैटेगरी में है, लेकिन वहीं पर कई सारे पहाड़ी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कि ब्राह्मण वर्ग जो है वो बहुत कमजोर वर्ग में आता है, इसलिए उसको सुभेद्य वर्ग में रखा गया, उसको रिजर्वेशन वगैरह दिया जाता है। तो आपको पहले ये समझो कि सुभेद्य शब्द बोला क्यों गया है। मतलब कि जिसके अधिकारों का जो एक प्रोटेक्शन दिया गया है, समाज में सबको अधिकार के तौर पर प्रोटेक्शन दिया गया है, तो वह कौन से लोग हैं जिनके प्रोटेक्शन की दीवार को यानी कि अधिकारों की दीवार को आप आसानी से भेद सकते हो। क्लियर है? तब सुभेद्य शब्द बनेगा।
तो केवल चीजों को पकड़ने की कोशिश मत करिए, आपके सामने जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को खोलने की कला विकसित करिए। एक्चुअली सर ये शब्द मैंने आप ही से पढ़ा था, तो मेरे को वहां पे ये चीज याद आ रही थी, इस वजह से मैंने दोबारा इसको पूछा, मुझे रिमाइंड नहीं था ये। नहीं ठीक है, ये पूरा जो है एक्सरसाइज हम लोग इसीलिए कर रहे हैं। इसी तरह से जब आप ये देख रहे थे कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं और उनका पॉलिटिक्स में जो है कितना जो है रिप्रेजेंटेशन है, तो इसके जो आपने आंकड़े दिए उस आंकड़े को दूसरी तरह से भी दिखा करके देख सकते हैं कि जहां पर एलजीबीटीक्यू है, आप समाज में देखिए कि उनका परसेंटेज क्या है, और एलजीबीटीक्यू को देखिए उनकी का एक भी भागीदारी नहीं है। आप अगर जुडिशरी में देखिए तो आपको हैंडीकैप्स मिल जाएंगे, अगर आप जो है पॉलिटिक्स में देखिए हैंडीकैप्स आपको मिल जाएंगे, यानी कि जो विकलांग या दिव्यांग शब्द अब जिनके लिए प्रयोग किया जाता है, दिव्यांग शब्द कब उठाया गया है ये भी जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि अब सरकारी कागजों में भी दिव्यांग शब्द का ही प्रयोग हो रहा है। तो आप तुलनात्मक अध्ययन करिए, तो जब आप जो है एलजीबीटीक्यू में जाएंगे तो आपके लिए आसानी होगा कि जहां पर हैंडीकैप्स को फिर भी समाज में थोड़ी बहुत एक्सेप्टेंस है, तो एलजीबीटीक्यू को बिल्कुल नहीं है ना। जुडिशरी में भी कुछ एक जो है गे जज को सुप्रीम कोर्ट में लेने की कोशिश की गई तो उस पर बहुत विवाद हुआ है। तो ये तुलनात्मक अध्ययन करिए। अगर आप बिल्कुल एक सीधी लाइन में जाने की कोशिश करेंगे ना इस डिस्कशन में, आप आंसर राइटिंग में तो आप हो सकते हैं फोकस्ड, लेकिन जब डिस्कशन में जाइए तो आप थोड़ा सा तुलनात्मक हो जाएंगे, तो आपको अन्य हिस्सों को भी उनके आंकड़ों को याद रखने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, यस सर। अब कमांड आप लोग के हाथ में है, मैं बंद कर रहा हूँ माइक। ओके सर। ओके, क्लियर हो गया इनके? हाँ क्लियर है। चलो हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं। जो वरिष्ठ जन है उसमें हम लोग फैक्ट देख लेते हैं कुछ। उनका जो परसेंटेज है 2011 की जो जनगणना उसके अकॉर्डिंग 8.6% उनका है। उस टाइम 10.3 करोड़ इनकी जनसंख्या थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि इनकी जो आबादी है वो तेजी से बढ़ने वाली है कि 39 पिछले एक दशक में देखें तो लगभग 40% की दर से बढ़ी है, और अगले दशक में है कि 45 से 50% की दर से बढ़ सकती है। तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा है जो हमारा मतलब भारत में जनसंख्या के लाभांश की स्थिति चल रही है, मतलब काफी ज्यादा युवा हैं, लेकिन एक टाइम के बाद ये जो है वो वृद्धजन बढ़ जाएंगे। तो उस चीज को भी लेके हम लोगों को पॉलिसीज बनानी है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर एक और रिपोर्ट थी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की इंडिया एजिंग रिपोर्ट। उसके अकॉर्डिंग है कि देश में बुजुर्गों का हिस्सा है जो 2021 में 10.1% था, 2036 तक ये 15% और 2050 तक ये लगभग 21%, मतलब 20.8% ये हो जाएगा। तो ये हम लोग एडिंग में डाल सकते हैं इंट्रो में, इसलिए ये हो जाएगा, इसलिए हम लोग को जरूरत है, ये हम लोग नीड के तौर पे दिखा सकते हैं। फिर हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि अभी क्यों ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि हमको पता है कि स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें सुधार हुआ है, इसलिए जीवन प्रत्याशा बढ़ी है, इसलिए बुजुर्गों की संख्या ज्यादा हो गई है। ओके, तो फिर हम लोग बढ़ते हैं उनकी समस्याएं क्या क्या है। तो हम लोग पहले देखते हैं आर्थिक समस्याओं को। तो आर्थिक समस्याओं में ये है कि उनकी जो आर्थिक रूप से निर्भरता है वो बढ़ जाती है। मैं इंटरवेन करूंगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि हेल्थ सर्विसेज बढ़ने की वजह से जो है बुजुर्गों की संख्या में वृद्धि हुई है। बुजुर्गों की संख्या में वृद्धि, या अगर एग्जैक्ट हम केवल जो है आंकड़ों के हिसाब से बात करेंगे तो ये तो अच्छा कारण है, लेकिन जो परसेंटेज को बढ़ने की बात हो रही है उसका एक बहुत बड़ा कारण, और इसको जो है मेंशन किया जाना चाहिए, वो ये है कि हमारे यहाँ जो बर्थ रेट है उसमें अब गिरावट आ रही है। और जो पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट है वो जो है 2 पॉइंट के करीब हम पहुंच गए हैं। तो जब नए बच्चे कम होंगे और जो पैदा हुए लोग हैं वो तेजी से जीते चले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो वृद्धों की प्रतिशत उम्र है उसमें बढ़ावा आ जाएगा। इस पॉइंट को इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि जो पॉपुलेशन बिल को लेकर के लगातार बहस बनी हुई है वो आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो उसमें ये पॉइंट आपको मेंशन करना होगा। यस, ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है? सर बर्थ रेट का वरिष्ठों के स्वास्थ्य सुधार से कैसे कनेक्शन, ये समझ नहीं आ रहा है मुझे। किसके? सर ये जैसे स्वास्थ्य सेवाओं में हुए सुधार के परिणाम स्वरूप वरिष्ठ नागरिकों की जीवन प्रत्याशा व जनसंख्या अनुपात बढ़ा है, तो सर इसका बर्थ रेट सर इसको वो तो सर बाल मृत्यु दर में कोई इफेक्ट करेगा ना सर, बाल जो कि संख्या नहीं, आप थोड़ा सा मुझे जो है कायदे से समझिएगा।
मैं संख्या के बजाय मैं प्रतिशतता के बारे में बात कर रहा हूँ, परसेंटेज के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर सिर्फ आंकड़ों के बारे में बात करेंगे आप, तो तब वो आपकी पहली लाइन सही है कि हेल्थ फैसिलिटीज को बढ़ने के कारण आप बुजुर्गों की संख्या में वृद्धि देख रहे हैं। लेकिन जब हम कुल जनसंख्या में उनकी प्रतिशतता के बारे में बात करते हैं, तो ये फिर 2 डायमेंशन पर बढ़ेगा। पहले कि बच्चे अब कम पैदा होने शुरू हो गए, और जो पहले से लोग थे उनकी उम्र बढ़ रही है, तो कुल जो भारत की पॉपुलेशन होगी उसमें अब वृद्धों की प्रतिशतता बढ़ेगी। अगर पहले जितने रेट से ही जो है बच्चे पैदा होते, तो आने वाले 2040-2050 का जो प्रोजेक्शन है उसमें वृद्धों की प्रतिशत, कुल प्रतिशत संख्या में इतना चेंज न देखने को मिलता। ठीक है, आंकड़े बढ़ जाएंगे तो आंकड़े अलग चीज है और प्रतिशतता अलग चीज है। ठीक है ना? जी सर सर। इसके ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ किसके, देखो ग्राफ जब बनता है तो ग्राफ रेफरेंस में बनता है ना बेटा, कि ये आप वृद्धों का क्या समय के साथ आप देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये हमेशा जो है सीधा ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, है ना। वो लाइन मैं स्केच नहीं कर सकता अभी, तो वो सीधा ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो अलग अलग रेफरेंस में जब आप बनाएंगे तो अलग अलग तरीके का बन सकता है। ओके सर, ठीक है सर, क्लियर है। ओके, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो हम लोगों ने पहला देखा कि हाँ सूरज सर इसमें एक और नजरिया ऐड कर सकते हैं सर क्या, जैसे इसमें इस पॉइंट को मैं जब भी पढ़ता हूँ कि जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के कारण वृद्धों की संख्या बढ़ी है, तो सर क्या पहले ऐसा नहीं था कि जीवन प्रत्याशा बेहतर नहीं थी, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं थी, तो जो हम लोग वृद्ध के लिए कट ऑफ एज रखते हैं उससे पहले वाले लोग भी वृद्ध के जैसे एक्ट करते थे, उनकी शारीरिक क्षमता कम होती थी सर। आप अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखिए, तब मैं जवाब दे पाऊंगा इसका। आप ये कहना चाहते हैं कि पहले के लोग बहुत जीते थे? नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा उनकी था। जीवन प्रत्याशा, हाँ। ये कह रहा था सर कि अभी अगर हम 60 के एज में वृद्ध मान के चल रहे हैं, तो जो सक्षमता अभी 60 के एज के व्यक्ति की है वो पहले के समय में 55 के एज में हुआ करती थी, मतलब लोग। अच्छा, नहीं, ये जो वृद्ध का एज लिया गया है वो निरपेक्ष रूप से लिया गया है। वृद्ध की परिभाषा जो है सरकारी आंकड़ों में हम किसे कर रहे हैं, ये आप एक नया प्रश्न उठा देंगे कि वृद्ध किसे माना जाना चाहिए। क्या केवल उम्र जो है बढ़ जाने की वजह से किसी को वृद्ध माना जाएगा? तो हमारे यहाँ फिक्स है कि जो 60 प्लस में है उनको वृद्ध माना जाएगा। ओके सर, ये बहुत क्लियर है। 15 से 59 वर्ष अगर है तो वो निर्भरता वाले में नहीं आता है, उसको छोड़ के, तो उस सेंस में हम लोग 60 हो या 60 से अधिक वालों को मान रहे हैं बुजुर्ग। ठीक है सूरज? हाँ ओके। तो हम लोगों ने पहला देखा पॉइंट, स्वास्थ्य वाली समस्या आती है उनको, है ना, क्योंकि एज बढ़ती है तो उससे रिलेटेड उसमें आंकड़े देखे हम लोग, तो जो 75% बुजुर्ग लोग हैं उनको गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। 5 में से 1 लोग हैं जो मेंटल हेल्थ उसका सामना करते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब बुढ़ापा होता है तो काफी आजकल जो परिवार, संयुक्त परिवार तो रहे नहीं, एकल परिवार होते जा रहे हैं, तो समय दे नहीं पा रहे हैं उन्होंने, इस वजह से उनको अलगाव की स्थिति होती है, अवसाद की स्थिति होती है, ये उनको होती है। फिर सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी उनके, है ना, जो सम्मान उनको पहले मिलता था वो नहीं मिलता, इससे वो अकेलापन फील करते हैं। हम लोग कई सारी मूवीज वगैरह में भी देखते हैं, जैसे बागबान मूवी हुई और भी काफी सारी मूवीज है, उसमें हम लोग देखते हैं किस प्रकार वो अकेला महसूस करते हैं, इसके कारण उनकी जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर बुरा असर पड़ता है। ठीक है, फिर जो हमने पढ़ा कि इसमें गरीबी, अगर हम लोग देखें तो जैसे जो जॉब करते रहे हैं अगर वो रिटायर होंगे तो उनके पास तो सामाजिक सुरक्षा रहेगी, तो उनको फिर भी चलेगा, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र के बुजुर्ग होंगे उनके सामने समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। अगर हम लोग देखें तो गरीबी जो है 40% जो बुजुर्ग हैं वो गरीबी का सामना करते हैं असंगठित क्षेत्र में। ठीक है, तो हमको इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद फिर हमने तो इसमें हमको जो नया प्रॉब्लम आया है वो है डिजिटलाइजेशन, जैसे कि अब हर चीज डिजिटलाइज हो गई है, उनको पेंशन के लिए फॉर्म भरना है, किसी भी फॉर्म भरना है, तो वो उस चीज में उनकी जो डिजिटल साक्षरता होती है वो
तुलनात्मक रूप से कम होती है। इस कारण भी उनको समस्या फेस करनी पड़ती है। जैसे हम लोग देखते कई सारी योजनाएं चलती हैं जो असंगठित क्षेत्र हैं या गरीबी रेखा से नीचे के बुजुर्ग हैं, लेकिन उनको पता होता है कि पूरा ऑनलाइन करना पड़ेगा, सिस्टम यहाँ वहाँ भागना पड़ेगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं जो गवर्नेंस है वो उनके लिए आसान नहीं होती है, मतलब उनके प्रति पहुंच नहीं होती है उनकी। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम आती है। फिर हम लोग देख लिया मनोवैज्ञानिक रूप में। हाँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जैसे दिव्यांगजन में इशू था, यहाँ भी सेम इशू आ जाता है कि कभी जो बिल्डिंग्स होती है उन कोड में इन सब का ध्यान नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो घटनाएं अगर हम लोग देखें तो कई सारी बार हम लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़े तो हम लोग को देखने को मिलता है कि जो बच्चे हैं वो विदेश में सेटल हो गए हैं। और अब मुंबई की एक न्यूज आई थी कि वहां पे जो एक बूढ़ी महिला थी वो उसकी मृत्यु हो गई थी और वो कंकाल में भी तब्दील हो गई थी, लेकिन उसके मतलब पड़ोसियों से पता चला था उस सब का, लेकिन उनके बच्चे नहीं आए। तो ये हम लोग इस सामाजिक रूप में भी अगर हम लोग देखें तो देख सकते हैं किस प्रकार हमारे जो मूल्य हैं उसमें नकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। जो पहले हम लोगों की सामूहिकता थी, नैतिकता, वो किस प्रकार कम हो रही है। और देखा जाए तो आंकड़े बताए जाएं कि जो बुजुर्गों के प्रति हिंसा है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अगर रिपोर्ट का हम लोग देखें तो 5% एल्डरली पीपल हैं वो फेस करते हैं मारपीट। ये तो ऑफिशियल है, मतलब जितने किए गए हैं, लेकिन इससे ज्यादा हम लोग आसपास अगर हम लोग नजर देखें तो पता चल जाता है कि एल्डरली पीपल को काफी सामना करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे होते हैं उनको रहता है कि संपत्ति मिल जाए, तो इसलिए वो जब तक तो उनका करते हैं, फिर वो कोशिश करते हैं किसी भी रूप में मारपीट या जैसे भी उनको संपत्ति मिल जाए, फिर उनको ओल्ड एज होम में डाल देते हैं। ये प्रॉब्लम उनके सामने आती है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। ये हाँ डिजिटलाइजेशन प्रीति। है ना, डिजिटल साक्षरता की कमी होती है, तो हाँ फिंगरप्रिंट हाँ हाँ मैच हाँ नहीं करता, इसका मतलब? हाँ, मुझे ये बताना था। जैसे मैंने कहा कि कोई गरीबी रेखा से नीचे के हैं वो, तो उनको मिलता है वहां पे जाते पीडीएस में फिंगरप्रिंट उनको करना पड़ता है, तो उनके फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे हैं। तो मतलब डिजिटलाइजेशन है वो नेगेटिव रूप से कैसे इम्पेक्ट कर रहा है। सिर्फ फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा है तो उनसे बोला गया कि अब आपको नहीं मिल सकता है। इस टाइप में कभी कभी समस्या देखने को मिलती है, तो वो बताया गया इसमें। ओके, तो घटनाएं हम लोगों ने देख ली कि ये सब हो रहा है। इसके बाद फिर हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए, है ना। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को संवेदनशील बनाना चाहिए बच्चों को, समाज को, कि जिस प्रकार मतलब माता पिता ने जिनको हमको बड़ा किया है, बाद में हम लोग उनको कैसे छोड़ दे रहे हैं। तो क्या हमारे जो भारतीय मूल्य है, भारतीय मूल्य में तो श्रवण कुमार की परंपरा है, राम जी की परंपरा है ना। तो जो ऐसी परंपराएं हैं जो माता पिता को भगवान के रूप में मानते थे, तो आखिर मतलब इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, पाश्चात्य या आधुनिकीकरण के दुष्परिणाम के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग के टॉपिक में भी ग्लोबलाइजेशन का जो सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होता है, तो इसको हम लोग इसमें डाल सकते हैं। फिर जो है कि जो संयुक्त परिवार होते हैं उसमें हम लोग देखते हैं, जैसे बच्चों वाला भी हम लोगों ने पढ़ा, तो बच्चों की स्टार्टिंग में क्या होता है, माता पिता अगर दोनों वर्किंग है तो उनको समय नहीं दे पाते हैं। तो अगर ज्वाइंट फैमिली होगी, बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, तो वो बच्चों को भी नए संस्कार दे सकेंगे, कहानियों के माध्यम से नैतिक मूल्यों का भी हस्तांतरण कर सकेंगे। ठीक है, फिर हम लोग देख सकते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है, समावेशी संस्कृति है, तो उसको भी हम लोग बढ़ावा देना चाहिए, हम लोग बुजुर्गों का सम्मान करके। फिर स्वास्थ्य अवसंरचना ऐसी हो जो उनको उनके लिए आसान हो। ठीक है, फिर जैसे हमने कहा कि अवसाद का वो करते हैं सामना, अलगाव का सामना करते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। पहले तो मुझे ये लगता है कि रिटायरमेंट की जो एज है वो अगर चाहे तो बढ़ाई जा सकती है। जैसे कई बार मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं जो 60% से, राजनीति में अगर हम लोग देखें तो 60% की बात काफी मतलब ज्यादा नेता हैं वो अच्छे से एक्टिव रूप से वर्क करते हैं, तो और क्षेत्रों में भी हो सकता है कि वो एक्टिव हो, पूरी तरीके से वर्क करने के लिए कैपेबल हो, तो इस पे भी ध्यान दिया जा सकता है। ठीक है, फिर हम लोग उनसे रिलेटेड मतलब ऐसे क्लब बना सकते हैं बुजुर्गों के लिए, जैसे वो अलगाव का सामना कर रहे हैं, उनके जैसे बच्चे हैं वो बाहर रह रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा वो कैसे टाइम पास करे, क्या करे, तो उनसे रिलेटेड हम लोग क्लब्स बना सकते हैं जहाँ पे वो आए, और अगर उनमें कुछ रचनात्मकता है तो वो उसको दिखाएं। इस तरीके से कर सकते हैं। लाइब्रेरीज बना सकते हैं उनके लिए, और मिनिमम यूनिवर्सली कम लोग मंथली पेंशन रख सकते हैं। पेंशन ऑलरेडी है बट हम लोग डिस्कस करेंगे कि बहुत ही कम है, इतनी होनी चाहिए। फिर हम लोग देख लेते हैं गवर्नमेंट स्टेप्स क्या क्या किए। अगर हम लोग देखें संविधान में कहाँ कहाँ मतलब इंसुलेटर हमको मिलते हैं प्रोविजन, तो जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में सामाजिक न्याय वर्ड है। तो सामाजिक न्याय क्या है, जो समाज में इसके जो सभी वर्ग है उनको समान अवसर मिले, समानता मिले, तो
तो उससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं इसको। फिर हम लोग डीपीएसपी की बात करें, डीपीएसपी कल्याणकारी राज्य की बात करता है। अगर आर्टिकल 14 देखें तो उसमें अशक्त जो भी वर्ग हैं उनके बारे में बात की गई, यहाँ भी बात की गई। 47 में पोषाहार स्तर का दिया गया है, तो उसको हम लोग जो स्वास्थ्य वाली समस्या है उससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेशनल पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन बनी है 2011 में। वो वरिष्ठ नागरिकों को केंद्र में रख के बनाई गई थी। कैसे उनका हम लोग उनको सबसे इम्पोर्टेंट इस पॉलिसी में ये था कि उनको असेट माना गया, संपत्ति माना गया देश की, राष्ट्र की, कि जो उनके अनुभव हैं जो उन्होंने 60 साल में लिए हैं उसका हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड फिर जो आई थी पॉलिसी 2007 में आया था, उसमें था जो भी संतान होगी या जो भी उत्तराधिकारी होगा उसकी ड्यूटी होगी उनकी देखभाल करना, और अगर वो नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई का भी इसमें प्रावधान था। और इसी में था कि जो हर एक राज्य में प्रत्येक जिले में एक ओल्ड एज होम होगा और लगभग मिनिमम 150 लोगों की उसमें व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें था। ठीक है, फिर वय वंदना योजना है जो सामाजिक सुरक्षा को लेके है कि पेंशन उनको मिलती रहे, तो उसमें जो 1.5 लाख से लेके 7.5 लाख तक आप जमा कर सकते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको पेंशन मिलेगी। ठीक है, जो 1000 होगी अगर आप 1.5 लाख करते हो 1000 पर मंथ, और अगर आप 7.5 लाख करते हो तो 5000 पर मंथ आपको मिलेगा बाद में। ठीक है, फिर राष्ट्रीय वयोश्री योजना है एक, ये इंपॉर्टेंट है। इन योजनाओं को जैसे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इनका केस स्टडीज में भी यूज कर सकते हैं। जैसे केस स्टडी आती है कि आपको एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला तो आप क्या उनको आर्थिक सहायता देके करना चाहेंगे, तो हम लोग इसको ऐसे यूज कर सकते हैं जो योजना है उस स्कीम का हम लोग उनको लाभ दिला दें, तो उनका परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। उस चीज में भी कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय वयोश्री योजना है वो इससे रिलेटेड है, जो भी गरीबी रेखा से नीचे बुजुर्ग हैं उनको जैसे कोई समस्या है, सुनने में समस्या है, देखने में समस्या है, चलने में समस्या है, तो जो भी उपकरण होते हैं उससे रिलेटेड वो प्रोवाइड करिए जाएंगे। जैसे व्हील चेयर हो गया, हियरिंग एड हो गया, वो उनको दिए जाएंगे। फिर है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। ये काफी लोगों को कवर करता है, इसमें विधवाएं कवर होती हैं, दिव्यांगजन भी कवर होते हैं, उसमें बुजुर्ग भी होते हैं कवर। इसमें है 60 से जो 79 वर्ष के बुजुर्ग होंगे उनको 200 पर मंथ जो है वो उनको पेंशन मिलती है, लेकिन ये बहुत कम है, ये हम लोग बाद में देख सकते हैं नेगेटिव में। और 80 ईयर उससे अधिक है तो 500 पर मंथ मिलती है उनको। ठीक है, फिर एक एल्डरली पीपल के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, उनसे रिलेटेड जो अभी आपने बताया है, कौन सा ये आपने किससे लिया? क्योंकि इसका मैं जो भी आपने बताया 200 रुपए पर मंथ मिलता है, बढ़ गया है क्या? मतलब हाँ नहीं, मेरी नानी है, नानी है, उनकी एज जो अभी हो गई है वो मतलब 80 प्लस है, लेकिन तो 500 है उसको। नहीं, उनका पर मंथ 1000 रुपए है। तो वो डिपेंड करता है उन्होंने विधवा वाला लिया है, उसमें भी हो सकता है। वो मतलब मैरिड है या फिर विडो है? एक वृद्धा पेंशन योजना चला करता था पहले, अभी तो उसमें देखना पड़ेगा कि विधवा उसमें ज्यादा है अमाउंट। आप किस स्कीम से ले रहे हो? हाँ, कई सारी योजनाएं हैं जो सेम वर्क करती हैं। कि जैसे ये जो पेंशन योजना होती है ये बुजुर्गों की, ये हर स्टेट में अलग अलग निर्धारित की जाती है। ये मैं नेशनल वाली बता रही हूँ, स्टेट भी बना सकता है, स्टेट लेवल अपने अलग अलग बनाते हैं वो, उसमें काफी ज्यादा भी है, मैं नेशनल लेवल पे बता रही हूँ। ठीक है, फिर जो एक एल्डरली पीपल के लिए टोल फ्री नंबर है जिससे रिलेटेड से उनको कोई प्रॉब्लम आ रही, कैसे स्कीम वो करें, कहाँ स्वास्थ्य के लिए जाएं, मतलब जो भी प्रॉब्लम आएगी, इमोशनली भी अगर उनको प्रॉब्लम आ रही है कि वो अवसाद महसूस कर रहे हैं तो वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और वो कोशिश करेंगे कि मदद करें, मदद पहुंचाएं। ठीक है, फिर हम लोग इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। इसलिए उससे यहाँ पहुंचे मुझे एक टॉपिक और इसमें आया था, इसमें जो एक फेमिनाइजेशन ऑफ एल्डरली पीपल भी चलता है कॉन्सेप्ट, मतलब इसमें भी हम लोगों को लैंगिक अंतर देखने को मिलता है। जैसे बुजुर्ग हैं, हम लोग को पता होता है कि महिलाओं की जो जीवन प्रत्याशा पुरुषों की तुलना में ज्यादा होती है, तो ज्यादातर जो बुजुर्ग होते हैं वो महिलाएं देखने को मिलती हैं, जो जैसे विधवा हो जाती है तो उनकी स्थिति तुलनात्मक रूप से ज्यादा बुरी होती है, क्योंकि जो अपने समाज में हम लोग देखते जो होते हैं वो आर्थिक रूप से ज्यादा निर्भर होते हैं। जब एक महिला विधवा हो जाती है तो उनके साथ ज्यादा बुरा ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, ये बताना था। तो फिर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा जो कमियां हैं उनको ही हम लोग अपोजिट कर देंगे जस्ट,
कि पहले तो जो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर है, ऑलरेडी हम लोग ऊपर पढ़ चुके थे, जो बचा है वो देख लेते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलके साथ में आए, जैसे एनजीओ काफी सारे हैं जो वर्क करते हैं, गवर्नमेंट है तो हम दोनों लोग मिलकर काम करें, उनको जो एनजीओ है वो देखें कहाँ कहाँ पे ये वर्ग है, उनको साथ में करें, ये हम लोग कर सकते हैं। फिर जो पेंशन स्कीम से बहुत कम है, काफी टाइम से इसमें चेंज नहीं हुआ है, तो वो हम लोग कर सकते हैं कि चेंज इसमें होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा कम है, उससे भी उनको उतना लाभ नहीं होगा, वो हम लोग देख सकते हैं। फिर जो हम लोगों ने कहा डिजिटलाइजेशन वाला इशू आ रहा है, उसको हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि कैश में उनको प्रोवाइड करने की सुविधा दें। फिर हम लोग जहाँ तक मुझे पता है, एक ऐसी कोई मतलब याद नहीं आ रहा है मुझे, गाँव तक जाते हैं और वहाँ पे उनको कैश प्रोवाइड किया जाता है कई सारी स्कीम्स में, तो वो यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं कि मतलब जितनी ज्यादा सुविधा उनको मिल सके वो हम लोग प्रोवाइड करें, ठीक है। फिर एक वर्ड है जो मुझे मिला, सिल्वर इकोनॉमी, इनसे रिलेटेड ही वर्ड है, प्रीलिम्स में भी शायद काम आ सकता है हम लोगों के, कि जो वृद्ध लोग हैं उनकी किस प्रकार क्रय शक्ति को हम लोग बढ़ाएं, क्रय शक्ति को बढ़ाना है और उनकी जो खपत है उसको बढ़ाएं, जीवन स्वास्थ्य संबंधित चीजें करें, इससे हम लोग की इकोनॉमी को लाभ हो, उनकी हम लोग परचेजिंग पावर बढ़ाएंगे, मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, तो उनको शामिल करना इकोनॉमी, सिल्वर इकोनॉमी के अंतर्गत आता है। बस और किसी कुछ ऐड करना हो? हाँ, मुझे एक चीज बोलनी थी, जैसे आपने ऊपर एक चीज बोली थी कि अगर 60 प्लस जैसे कुछ मतलब बुजुर्ग होते हैं वो थोड़े एक्टिव रहते हैं तो उनको एक अदर जॉब कर लेनी चाहिए। ऐसा भी देखा गया है कई जगहों पे कि जैसे मिलिट्री है, मिलिट्री में जल्दी रिटायरमेंट हो जाती है, तो वो क्या है कि अपना कोई एक अलग जॉब मतलब ज्वाइन कर लेते हैं, या तो प्राइवेट सेक्टर में एज ए सिक्योरिटी गार्ड, फिर कुछ भी, लेकिन उनकी एज भी मतलब होती है कि वो 50 के आसपास भी होते हैं, कई 60 के आसपास भी होते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है कि वहां पे भी उनके अधिकारों का हनन होता है कि मतलब जैसे कोई जवान कोई कह सकते हैं कि जो युवा होते हैं तो वो भी उनसे मारपीट कर देते हैं पब्लिक प्लेस में, तो ये चीजों को लेके भी थोड़ा सा मतलब रहता है इसमें। लेकिन हाँ, जैसे आपने बोला उपाय क्या किए जा सकते हैं, जैसे वृद्धाश्रम होते हैं उनको जो अनाथालय होते हैं उनके साथ कंबाइन किया जा सकता है, ताकि वो वहां पे जो बच्चे हैं उनको शिक्षा दे सके, एक अच्छा युवा बनने के लिए एक ऐसी शिक्षा दे सके जो उनके पौराणिक कथाओं से लेके उनको एक अच्छे संस्कार से परिपोषित कर सके, ताकि उनको भी अकेला फील ना हो और जो बच्चे हैं उनको भी माँ बाप के प्यार की जो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, कि हम लोग साथ में कर देंगे तो ना वो अकेला महसूस करेंगे ना वो लोग करेंगे। हाँ, उनसे उनका खालीपन दूरी हो सकती है, मतलब ऐसा महिलाओं के केस में हो सकता है। बुजुर्गों में अगर जैसे कोई मतलब नहीं, वृद्धाश्रम में जैसे बुजुर्ग मेल फीमेल दोनों इकट्ठे होते हैं, वो वहां पे वो भी हो सकता है कि मतलब वहां पे बच्चों के साथ वो ये भी कर सकते हैं कि अपना जैसे प्लांटिंग को लेके थोड़ा सा गाइडेंस जैसे हो सकती है, शिक्षा कर सकते हैं, जागरूकता बढ़ा सकते हैं, ताकि वो आगे मतलब अगर कोई भी ऐसी चीज करे तो उन चीजों को ध्यान में रखे, उनके साथ जो मारपीट वगैरह होती है, हिंसात्मक घटनाएं होती हैं, उसको रोक मिल सके। बस इतना ही कहना चाहूंगी। अच्छा, एक पॉइंट पे ये भी जोड़ सकते हैं कि जिस तरह से बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं वैसे ही जो है बुजुर्ग भी अडॉप्ट कर लिए जाए। बिल्कुल, यस सर, हो सकता है, लेकिन सर यहाँ पे जो मानसिकता है ना सर, वो थोड़ी सी मुझे थोड़ा अलग लगती है, क्योंकि सर कोई अगर किसी को अडॉप्ट करने के लिए सर सजेशन दे रहे हैं, अगर ये सजेशन उचित हो तो इस पर अवेयरनेस लाने की कोशिश की जाए, तो हर एक नए कदम के साथ होती है। फिर इसी तरह से बुजुर्गों को जहाँ पर वृद्धाश्रम वगैरह होता है उसमें उनको कुछ कुटीर उद्योग हस्तशिल्प वाले काम सिखाए जाने चाहिए। यस सर, स्किल उनको प्रोवाइड छोटी मोटी, इससे वो कमा भी सकते हैं। जैसे जितने बुजुर्ग होते हैं वो उनमें से कुछ लोग टीचिंग कर सकते हैं, ट्यूशन प्रोवाइड करा सकते हैं, आज की तारीख में ऑनलाइन टीचिंग वगैरह है, तो वो लोग अपनी जिंदगी में जिस काम को किए हैं अगर वो मेंटली और फिजिकली फिट हैं अभी भी, तो उनको सोसाइटी में बजाय कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन बनाने की हमें कोशिश ये करना चाहिए कि उन्हें प्रोडक्टिव पॉपुलेशन में जो है बदलना चाहिए। हालांकि एक बात मैं आप लोग से और कहूँ, मुझे ये पॉपुलेशन को प्रोडक्टिव पॉपुलेशन और डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहने में बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि इस तरह से हम पॉपुलेशन को हमेशा क्या मान के चलते हैं कि वो साधन है, इंसानियत को हम साध्य नहीं मानते हैं।
तो मुझे थोड़ा-सा वो है, लेकिन अब ये है कि चलो सिविल सर्विसेज़ में मेरे को फिलॉसफी तो पढ़ानी नहीं है लोगों को, यूपीएससी का आंसर राइटिंग में। कुछ उनके जो स्किल्स हैं, बजाय नई स्किल सीखने के लिए वो जो करते रहें, उसी पर जो है उनको हम थोड़ा बहुत कुछ दे दें, तो और साथ में वो बच्चे वगैरह भी रहें, उनको जो है जैसे कि बुजुर्गों के साथ हम लोग गार्डनिंग को भी जोड़ सकते हैं कि वो उसमें उनको जो है हम इन्वॉल्व करें। बहुत सारे जगहों पर जो है पशुओं के लिए बहुत सारे कार्य होते हैं, तो बहुत तरीके से हम उनको इन्वॉल्व करा सकते हैं, है ना? इट्स और आप लोग को मतलब ये मैं कहना चाहूँगा कि ये मेरा एक ड्रीम है, जो निधि ने बोला था, तो मैं इसको पहले भी कह चुका हूँ कि आईएएस मार्गदर्शक और श्री अयोध्या जी धाम, ये दोनों मिलकर के आने वाले समय में इस तरह के काम को करना चाहते हैं कि हम वृद्धाश्रम, अनाथालय, विधवा आश्रम, इन यस सबको सर। क्लब करेंगे विद गौशाला। सर एक चीज और भी है, जैसे युवाओं को इनके साथ जो ये कुटीर उद्योग का जो आपने ये रखा है प्रस्ताव, सर इसमें युवाओं को भी आगे बढ़ के इनकी हेल्प करनी चाहिए। जैसे सर लेडीज के पास एक होता है कि आप वो स्वेटर्स वगैरह जो हैंड बुनाई करती हैं वो उसको बना के रखे, लेकिन युवा उनको सेल करे। तो ये चीज सर मतलब एक मतलब कह सकते हैं कि उद्योग के लिए काम आ सकती है, मतलब फंडिंग के लिए सर, अनाज की वही चीज़ फंडिंग जो है, होती है जो उसके लिए। एक्चुअली जब आप आंसर लिखने जाओगे, तो वो जो स्किल वाली जो बात है कि उसको कैसे आप कन्वर्ट करते हो, तो उतना लिख दोगे, लेकिन इतना एलोबरेट करने के लिए आपको आंसर राइटिंग में जगह नहीं मिलेगी। यस सर। ठीक है? नहीं बट सर, ये मैं ऐसे नॉर्मली एक वो बता रही हूँ आपको। हाँ, पर हमें समय का ध्यान रखना होगा ना, हमारे पास एक तो यस मैंने ही सर। टाइम ले लिया आपका, तो आप लोग करो। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। बाल संबंधित मुद्दे जो है इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं ये कि भारत में यह कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और एक बात और कही जाती है कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में बच्चों का भविष्य संवारना मतलब उस देश का भविष्य संवारना होता है। और विश्व रूप में मतलब वैश्विक पटल पे भी एक बात और कही जाती है कि जी सर। नहीं, आप बोलिए, अच्छा बोल रहे थे। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे भगवान का रूप होते हैं, केवल भारतीय संस्कृति में नहीं, दुनिया की लगभग हर एक संस्कृति में बच्चों को भगवान माना गया है। चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे अरबिस्तान हो, चाहे वो इंग्लिस्तान हो। जी सर। है ना? तो अगर आप इस तरह से कहते हैं कि भारत समेत विश्व की सभी संस्कृतियों में बच्चों को भगवान का रूप माना गया है। जी सर। तो लेकिन बच्चों के सर्वांगीण विकास में इस समय काफी सारे चुनौतियां आ रही हैं, जैसे कि मैंने इसमें मेंशन भी किया हुआ है कि सबसे बड़ी समस्या तो एक बाल उत्पीड़न की आती है, जो कि शारीरिक रूप से होती है, मानसिक रूप से भी होती है, और सेक्सुअल रूप में भी होती है, और बाल वैश्यावृत्ति सेक्सुअलिटी में जो काफी प्रचलित है वो भी होती है। और इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा समस्या है वो है बाल श्रम का। उसके बाद तीसरा बाल विवाह, और फिर उसके बाद कुपोषण, जो स्वास्थ्य में सबसे बड़ी समस्या है उनके कि कुपोषण जो उनके खान-पान से रिलेटेड होती है वो होती है। उसके बाद शिशु मृत्यु दर है। एक लैंगिक भेदभाव है जो बचपन से ही मतलब बच्चों में डाल दिया जाता है, जो समाज में आगे बहुत सारी समस्याओं का मूल कारण बनता है जाकर के। और उसके बाद स्ट्रीट चाइल्ड हैं, उनसे ट्रेनों में जैसे भीख मंगवाना, या फिर वो उनका कोई घर नहीं हो पाना, कुछ बच्चों का ऐसे झुग्गी बस्तियों में घूमना। और एक है बालक अपराध। एक बालक अपराध है और एक नशा है। इन सब के मतलब इन सारे कारणों में एक सबसे बड़ा जो इन सब के पीछे जो मूल कारण है, वो मैं 2 ही मूल कारण मतलब मेनता तो 2 मूल कारण है, और जो टॉपिक आएगा उस पे हम लोग आगे चर्चा करते जाएँगे कि क्या उसके पीछे का मूल कारण है। लेकिन 2 जो मूल कारण, एक गरीबी और दूसरा शिक्षा से जुड़ाव है बच्चों का। ये 2 मूल कारण इसमें माने जाते हैं इन सारे मुद्दों में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाल श्रम के बारे में। तो बाल श्रम
कि पहली बात तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि बाल श्रम को परिभाषित सही तरीके से नहीं किया जा पा रहा है, जिसकी वजह से इसकी पहचान करने में ही सबसे बड़ी समस्या होती है कि कौन सा बाल श्रम है, नहीं है। लेकिन फिर भी जो अभी बाल श्रम निषेध अधिनियम है 1986 का, उसके तहत ये कहा जाता है कि या तो विद द या पेमेंट किया गया हो या फिर उनको पैसे नहीं दिए गए हो जो उन्होंने काम किया है, और शारीरिक श्रम जो होता है वो बाल श्रम में आता है। और उसके लिए मतलब संविधान में भी हमारी एज एक निर्धारित की गई है 14 साल से कम। इसको लेकर के इसको लेकर के कुछ डाटा हैं जो इसमें लिखे हुए हैं, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो 10.1 मिलियन जो बच्चे हैं वो बाल श्रम में लगे हुए हैं। ये 2005 की तुलना में 1.1% प्रतिशत घटा तो जरूर है, लेकिन ये संख्या की तुलना में मतलब उसकी जो जनसंख्या होती है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन एसडीजी एक गोल जो है 17 सतत विकास निर्धारित किया गया है, उसमें 8.7 का जो गोल है वो यह कहता है कि 2025 तक हमें पूरे विश्व में बाल श्रम को शून्य कर देना है, जिससे हम लोग अभी बहुत अधिक दूर हैं, जिसको पूरा करना अभी असंभव सा प्रतीत हो रहा है इस चीज को देख करके। और इसमें भी जो 2011 की जनगणना है जो बताती है कि 10.1 मिलियन जो बच्चे बाल श्रम करते हैं, उसमें से भी 8.1 मिलियन जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जो कि अब इससे मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि इसके प्रभाव मतलब क्या हो सकते हैं कार्य करने से। एक तो कारखानों में जैसे बच्चे कार्य करते हैं तो उससे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो त्वचा रोग है, फेफड़ा रोग, टीबी या फिर उनके देखने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और यौन शोषण बच्चों का होने लगता है, और जब उनका होता है तो उनको बहुत समय तो ऐसा होता है कि बच्चों को पता भी नहीं है कि उनके साथ उनका यौन शोषण हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि उनके ऊपर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि वो शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, और गरीबी जो है गरीबी इसका कारण भी बनती है और इसका रिजल्ट भी इसी की वजह से निकलता है। जैसे कि गरीबी की वजह से ही बच्चों को बाल श्रम में ढकेला जाता है। परिवार में अत्यधिक मतलब जिन परिवारों में इनकम का सोर्स बहुत कम होता है, वही परिवारों से बच्चों को बाल श्रम में ढकेला जाता है। लेकिन इसकी वजह से फिर क्या होता है कि बच्चे केवल बाकी समय के साथ स्किलफुल नहीं बन पाते और आगे चल करके वो अनस्किल्डफुल लेबर रह जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में उनको इनकम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि समय के साथ उनको वो ऐसा अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते, और बाद में वो उनकी गरीबी का कारण बनता है, जो कि और बच्चों को फिर आगे चल करके उसमें ढकेलने का कार्य करता है। तो ये एक चक्र के रूप में कार्य करता है। और फिर एक और समस्या आती है, तभी उनको खर्च करना पड़ जाता है। और फिर इसमें भी यूपी सबसे टॉप पर है जो बाल श्रम में है, उसके बाद बिहार है, फिर राजस्थान है। ये टॉप 3 स्टेट है हमारे इंडिया में जिसमें सबसे ज्यादा बाल श्रम होता है। उसके बाद इसके अगर सबसे ज्यादा कारण का देखा जाए तो सबसे बड़ा जो कारण है वो यूनेस्को की एक रिपोर्ट बताती है। यूनेस्को ने यह बताया था कि सबसे बड़ा कारण है वो शिक्षा, जो स्कूल से बाहर है, जो बच्चे स्कूल नहीं करते हैं, इसी वजह से उनको बाल श्रम में ढकेल दिया जाता है। उन्होंने संख्या बताई थी कि 38.1 मिलियन जो है बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते, इस वजह से वो श्रम में लगे हुए। और डिजिटल विभाजन भी एक कारण है। जैसे कि भारत में घरेलू सामाजिक उपभोग के अनुसार 24% परिवार है जिनके पास इंटरनेट है, बाकी बच्चों के पास नहीं है, जिसकी वजह से भी वो शिक्षा से दुराव रखते हैं और वो बाल श्रम में जाते हैं। और असंगठित क्षेत्रों का विकास भी हो रहा है, इसके वजह से भी एक कारण बनता है। और आर्थिक असुरक्षा, जैसे कि अभी कोविड-19 आया था उस टाइम, आपको कुछ बोलना है प्रीति? आपने अभी बताया कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं वो बाल श्रम में धकेल दिए जाते हैं। ये तो एकदम से कोरिलेट नहीं करता। कॉरेस्पोंडेंस है कि जो बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं स्कूल नहीं जा रहे, लेकिन ये कारण नहीं है। बच्चे के स्कूल नहीं जाने का कारण उनका जो परिवार है, उनके जो माता पिता हैं, उनकी आय का कम होना है, ना कि वो स्कूल नहीं जा रहे हैं इस कारण से। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर वो कहा जाए तो 14 वर्ष से जो कम के उम्र के बच्चे, उनको
लगभग यही भाई स्थिति है। मैं कुछ बोलूं। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत में स्कूल नहीं भेज स्कूल तो भेजने के लिए कंपलसरी है ना, आर्टिकल 21 के तहत 14 वर्ष से जो कम वर्ष के बच्चे हैं, उनको खाने को अनाज नहीं होगा, जो खाने लेना के लिए अनिवार्य है। काम तो करने फिर जाएंगे वो पहले अपना भोजन को खाने के देखेंगे। अनाज के लिए भी तो भारत सरकार बच्चों के लिए मिड डे मील जैसी व्यवस्था भी तो चल रही है। इससे उनके क्या पोषण को ही ध्यान में रख करके तो मिड डे मील चलाया गया। आप इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंच सकते हैं? मतलब आपका कहना यह है कि शिक्षा से दुराव मतलब जो है, शिक्षा से दुराव जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, इसलिए इसलिए उनको बाल श्रम में धकेला जा रहा है, ये कारण नहीं हो सकता है, आप यह कहना चाह रहे हैं? नहीं हो सकता। ये यूनेस्को ने संयोग बाल है। श्रम में धकेलने को हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि पारिवारिक आर्थिक स्थिति की वजह से वो बाल श्रम की ओर खुद बढ़ावा दिया जा रहा है उसको। अगर जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उन मतलब स्कूल अगर जाते हैं तो उस टाइम पे तो वो बाल श्रम तब नहीं करेंगे ना। तो ये तो सिर्फ संयोग है ना, आप संयोग को संयोग कारण नहीं वही बता तो सकते। कारण बन रहा है, अगर स्कूल जाएंगे तो बाल श्रम होगा ही नहीं। क्या? अगर स्कूल जाएंगे तो फिर वो बाल श्रम मतलब उनका बाल श्रम फिर कैसे उनको कह सकते हैं कि वो बाल श्रम है जब उनके गार्जियन सक्षम ही नहीं कि उनको स्कूल भेज पाए, तो कैसे हो जाएगा स्कूल? और दूसरी बात है कि अगर उनका है। जो परिवार का जो कुल आय है वो उनके कुल उपभोग को पूरा नहीं कर पाता है, तभी उनके माँ बाप बच्चों को काम करने पे भेजते हैं या अपने साथ काम में लगाते हैं। सक्षम और असक्षम की बात तो जब होगी ना, जब प्राथमिक से ऊपर जाएंगे, प्राथमिक शिक्षा तो फ्री है, तो फिर उसमें असक्षम और सक्षम की बात ही कैसे आ रही है? मैं आपको ये बताया, अभी मैं ये बोला कि जो परिवार उतना आय सबकी नहीं ब्रेव अर्जित कर पा रहा जितना उस परिवार का कुल उपभोग है, तो वो क्या करेगा? आप दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं। आप पहले इस बात को देखिए कि जिसका आय उसके उपभोग से कम है, या तो वो कर्ज लेगा तब जाके पढ़ाई को सस्टेन करा पाएगा। जैसे गांव में हम लोग मम्मी पापा के साथ ये खेत पे काम करने जाते थे। ऐसा क्यों था कि घर के में काम के लिए जरूरत थी। अगर हम बाहर से किसी मजदूर को लाते तो उनको पेमेंट करना पड़ता, अनाज देना पड़ता। अगर हम उसको नहीं देते हैं तभी वो, और अगर उनको हम पेमेंट देते हैं, अनाज देते हैं, तो हमारे लिए जो खपत का वर्ष भर का अनाज है या वर्ष भर जो खपत के लिए अन्य खर्चों के लिए पैसे चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो मजबूरी हो जाती है उस परिवार की कि उस बच्चे को अपने भाई साथ मैं लेके जाए खेत पे, ताकि वो जो मजदूरी जो श्रम के तौर पे एक तो पैसे देना है उसको, वो न देना पड़े। श्रम के लिए जो अनाज देना है वो न देना पड़े। देखो, मैं इसमें एक पॉइंट दोनों पॉइंट ऐड किए, जैसे कि आर्थिक असुरक्षा या घटती है, और एक है शिक्षा शिक्षा की पहुंच से बाहर, ये दोनों पॉइंट ऐड किए हैं पहली बात तो। और इसमें भी जैसे कि वो प्राथमिक एक इसमें एक चीज आप जो है ये शिक्षा जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब ये आगे के लिए इफेक्ट है। जैसे मान लीजिए जो बच्चा अभी पढ़ाई से दूर है, उसका आने वाला पीढ़ी जो है उसके लिए ऐसी सुभेद्यता है कि वो भी पढ़ाई से दूर हो सकता है, क्योंकि उनका आय उस स्थिति में कम होगा। ये एक वजह हो सकता है। लेकिन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, मैं आपको सिर्फ इस बात पे टोका हूँ। मैं ये नहीं टोका कि शिक्षा की कमी होने की वजह से उनका मतलब बाल श्रम में उनको जाना पड़ रहा है। ये इसको मैं गलत पॉइंट नहीं बोल रहा। अशिक्षा उनके गार्जियन में अगर है, या उनके गार्जियन में स्किल नहीं है, उनके गार्जियन की आय कम है, तब वो जाके वो स्थिति में पहुंच रहा है। और अगर अभी वो नहीं जा पाता वो पढ़ाई के लिए, तो उसके पास फिर ऐसी सुभेद्यता है, उसके पास फिर ऐसी सुभेद्यता है कि उनका बच्चा फिर स्कूल नहीं सही से जा पाए। तो ये वजह भाई मैं है वो पॉइंट, आगे की पीढ़ी के लिए। उसमें पॉइंट देखो ना, लिखा हुआ है इसमें, मैंने पॉइंट लिखा है यार। मैं भाई इस तुम एक ही पॉइंट को बात पे गलत पकड़ कहाँ के बोल बैठ रहा गए हो। हूँ? देखो, आर्थिक असुरक्षा या घटती है, मैंने चौथा पॉइंट लिखा हुआ है।
और पहले भी मैंने शिक्षा को भी डिस्कस किया। आप तो यार ऐसे बैठ गए जैसे मैंने मतलब आगे मैंने लिखा ही नहीं, उस पॉइंट को मैंने आगे भी लिया और उसके पहले मैंने एक कारण ये बताया, मैं उसको कंप्लीटली सत्य तो नहीं, उसी को लेकर के आगे मैंने देखो लिखा है ना, आर्थिक सुरक्षा या घटती है, इसके बारे में भी मैं डिस्कस करने जा रहा था। उसकी वजह से भी आप उसके पहले ही बोल रहे हैं कि केवल एक ही कारण में, अभी ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड भी तो होंगे ना। जो आपने गलत पॉइंट बोला, मैंने उस गलत पॉइंट को सिर्फ डिस्क्राइब किया तो और मैं आप अभी ना मानने को तैयार थे, इसलिए मैं चलिए उसका ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी दिया, अन्यथा मैं एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा था। ओके, कंटिन्यू कीजिए। कोई इश्यू चलो नहीं, हम ठीक। लोग आगे बढ़ते हैं, मतलब वो भी सही है, सूरज भी सही है, तुम भी सही हो, दोनों लोग सही है। चलो ठीक है, आगे 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 चलते हैं। कंटिन्यू कर लो। हाँ, तो एक जो यूनेस्को ने ही एक और प्रिडिक्शन, मतलब नहीं सॉरी, आईएलओ ने कहा था कि मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसने कहा था कि कोविड-19 के बाद होने की आशंका है। ये एक हमारे फैक्ट मतलब काम आ सकता है। 9 मिलियन बाल श्रम में वृद्धि होने की आशंका है, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बोला था। उसके बाद इसमें आगे कुछ जो है, जो चुनौतियां आती हैं बाल श्रम को टैकल करने में, कि सबसे पहले तो हमने पहले ही बताया था कि बाल श्रम की जो परिभाषा है, इसी को लेकर के सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद जो बच्चे जैसे स्कूल नहीं जा पाते हैं, फिर उनके पास पंजीकरण नहीं होता है, कुछ की एज रिलेटेड इश्यूज हो जाते, उनकी पहचान में भी कमी आती है। और एक समस्या और आती है कि जो बच्चे परिवार के साथ कार्य करते हैं, उसमें भी नहीं उनकी भी पहचान नहीं होती कि बाल श्रम में आ रहा है या नहीं आ रहा, वो इस परिभाषा में नहीं आती, जो मतलब बाल श्रम निषेध अधिनियम है, उसके तहत उनकी पहचान करने में समस्या होती है। उसके बाद और जो है वो प्रशासन की लचरता भी है कि नहीं हो पाती, जैसे कि जो उनको लेकर के जैसे कि कारखानों में आर्टिकल जो आर्टिकल 24 है, वो कारखानों में बच्चों की नियुक्ति को निषेध करता है। तो उन ऐसे होने के बावजूद भी अभी जैसे कि यूपी में कालीन जहाँ पे बनते हैं, वहाँ छोटे बच्चों को ही लिया जाता है और अंधेरों में कार्य कराया जाता है उनके साथ। ऐसी कार्य लगातार हो रही है, तो ये प्रशासन की लचरता को दिखाता है, जो बाल श्रम को रोकने में समस्या है। और उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य, जो बच्चों को लेकर के एक टारगेटेड वो होता है कि इतने बच्चों के लिए जैसे मिड डे मील जैसी योजनाएं चलती है, इनको वास्तव में वो टारगेटेड इंसान तक, जैसे कि एकीकृत समग्र विकास योजना हो गई, बच्चों को लेकर के चलती है, इनका लक्ष्य समूह तक पहुंच नहीं हो पाती, जो प्रशासन की लचरता की वजह से होती है। तो ये एक कारण हो सकते हैं जो ये चैलेंजेस है इसके सामने बाल श्रम को रोकने में। इसको लेकर के उसके बाद एक जो हमने पहले इसमें कहा था कि जो बालक अपराध है, इसको लेकर के बहुत लेट हम लोगों ने बात किया था। इसके पहले जब होता था क्या कि केवल और केवल बच्चों को के बाद इसमें एक सुधार किया गया, जुवेनाइल एक्ट जो होता है, किशोर न्याय, उसमें एक बाद में सुधार किया गया कि पहले बच्चों को केवल और मतलब जो 18 साल से नीचे होते थे, उनको डायरेक्टली कोई भी केस होता था, उनको बच्चों की तरह ही एज अ केस चला करके उसके बाद उनको किशोर सुधार गृह में भेज करके किया जाता था। लेकिन जब निर्भया रेप केस हुआ था, उसके बाद लोगों मतलब अपराध की गंभीरता को देखते हुए, बच्चों की अपराध की कि वो रेप जैसी जघन्य अगर अपराध करते हैं, तो फिर उसका मतलब एक एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा उसकी देख रेख में फिर ये न्यायालय तय करता है कि उसको जुवेनाइल एक्ट के तहत होगा या फिर एक वयस्क नागरिक की तरह होगा। ये एज से हट करके उनको मतलब एक एडवाइजरी बोर्ड, एक मनोविज्ञान इस एक्सपर्ट के देख रेख में किया जाता है। तो एक ये मतलब सुधार किया गया है इसमें, जो करने की आवश्यकता थी। और उसके बाद शिक्षा का अधिकार जो था, वो उसको मौलिक अधिकार बनाया गया, जो संवैधानिक प्रावधान पहले डीपीएसपी में था, उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। उसके बाद एससी एसटी एक्ट में जो बंधुआ मजदूरी है, उसको एक संज्ञेय अपराध बनाया गया, ताकि बाल श्रम बचपन से ही बंधुआ मजदूर बना करके किया जाता था, तो उसको रोकने में एक अच्छा सुधार किया गया। उसके बाद महिला और बालकों के लिए हर एक पुलिस स्टेशन में एक उनकी सहायता के लिए एक डेस्क होता है, जिसने काफी मदद की लोगों को आगे बढ़ने में। और कुछ कार्यक्रम और चलाए गए, जैसे कि बचपन बचाओ आंदोलन एक चलाया गया था, जो कि कोविड-19 के दौरान चलाया गया था, बचपन बचाओ आंदोलन, जिसमें
उस समय बाल श्रम से 591 कुछ 591, हाँ 591 बच्चों को बचाया गया था। हाँ बोलिए आप क्या बोल। बचपन बचाओ आंदोलन तो काफी पहले का है, कैलाश सत्यार्थी जी अभी ने चलाया दोबारा था, वो कोविड के टाइम। गैर सरकारी संगठन है ये। हाँ, कैलाश सत्यार्थी जी ने चलाया था, वो पहले का है शायद, जहाँ तक मुझे पता है कोविड से पहले का है। अभी तक से काफी टाइम से चलाए गए रेस्क्यू किया जा रहा है। जो गैर सरकारी संगठन है वो बचपन बचाओ है, केयर इंडिया है, ये दूसरा है। इलेक्ट्रॉनिक राइट एंड क्यू, और मतलब एक उसी एक एनजीओ द्वारा चलाया जा रहा है, और एक है जनरल लाइन का, ये चाइल्ड को लेके ही बनाए गए हैं। ये जो अभी चलाए जा रहे हैं ये लॉकडाउन के दौरान भी चलाए जा रहे हैं, शायद पहले से भी चल रहे हैं, उसी को कैरी ऑन किया गया हो, इसीलिए वो दोबारा है। और इसमें मैंने लिखा है चाइल्ड राइट्स एंड यू, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और चाइल्ड लाइन, ये जो कुछ हैं ये चलाए गए हैं, जो कि मतलब कुछ कार्यक्रम है सरकार और जो गैर सरकारी संगठन है उनके साथ चलाए गए हैं। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक लेते हैं, मेरे को बाल विवाह। अगला टॉपिक और थोड़ा सा आगे करना है इसको, शायद बाल विवाह है क्या है? हाँ यही है। ये बाल विवाह जो होता है वो एक्चुअल में 2 रूपों में देखा जाता है भारत में। एक तो कि एक जो मतलब 18 साल से नीचे या 15 साल से भी नीचे उसकी शादी किसी वयोवृद्ध के साथ कर दी जाती है, और दूसरी इस तरीके से देखी जाती है कि 2 छोटे बच्चों की शादी मतलब उनके माता-पिता तय करते हैं, और वो जब वयस्क हो जाते हैं उसके बाद उन दोनों को मिला करके शादी का कार्य संपन्न किया जाता है। वयस्क से पहले भी कर देते हैं कई परिवारों में, जैसे वो छोटे होते हैं तो आपस में ही फेरे वगैरह दिलवा के, और बाद में जब वो बड़े होते हैं तो उनको वो जबरन शादी निभानी पड़ जाती है। हाँ मतलब भेजते नहीं है, बाकी कार्य संपन्न वो मतलब वयस्क होने के बाद भेजते हैं, शादी कर देते हैं। तो इसमें यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है, UNICEF की एक रिपोर्ट है, जिसमें इसमें ये बताया गया कि भारत में जो अभी तक हुए हैं 1.5 मिलियन बाल विवाह हुए हैं, जिसमें से लड़कियों की उम्र 18 साल से कम है, और विश्व की ये टोटल जितने बाल विवाह होते हैं उसका 1/3 भारत में है। और 1990 से 2020 तक, 1990 में 54% था, लेकिन अभी 2020 तक इसमें मतलब 54% से 33% की गिरावट देखी गई है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो बाल विवाह जितने भी होते हैं उसका 48% ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं। 48% बढ़ा है ग्रामीण क्षेत्र में, बढ़ा नहीं, ग्रामीण क्षेत्र से है, मतलब ये बोला गया है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है। और उसके बाद इसके जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, इसके जो कारण एक तो इसका जो गरीबी कारण है, इसका कारण भी बनता है और परिणाम भी बनता है। गरीबी इसमें सबसे, सामाजिक मानदंड है जो इसके मतलब कारण की बात करें, एक लैंगिक असमानता भी है। और इसके बेस में एक मैं फैक्ट बताना चाहूंगा, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, उसने ये बताया था कि 10 साल की अगर कोई महिला शिक्षा प्राप्त कर लेती है तो उसके शादी के चांसेस, मतलब जो बाल विवाह के चांसेस है वो 6 गुना तक कम हो जाते हैं 10 साल की शिक्षा प्राप्त करने, जो NFHS ने बोला था। और सबसे कम जो बाल विवाह है वो सब गोवा, हिमाचल और केरल में, जहाँ से 6 से 7% तक है, लेकिन सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, फिर बिहार और त्रिपुरा में है। और दलित और आदिवासियों में जो होते हैं वो 39% तक बाल विवाह होते हैं। इसके पीछे के जो सबसे जो कारण है, NFHS के अनुसार जो है NFHS 4 के अनुसार जो है कारण बताया गया है, लैक ऑफ एजुकेशन सबसे बड़ा कारण बताया गया है।
और इसमें एक और बताया गया कि 18 वर्ष से पूर्व जो शादियां होती है उसमें से 45% बिल्कुल अशिक्षित महिलाएं होती हैं और 40% केवल प्राथमिक शिक्षा प्राप्त महिलाएं होती हैं। और उसके बाद लैक ऑफ एजुकेशन के साथ साथ कारण जो है दूसरा मतलब जो मैंने इस पे मतलब लिखा है कि एक तस्करी जैसी समस्याओं से बचने के लिए बाल विवाह कर दिया जाता है। उसके बाद सीमित आर्थिक भागीदारी, इसके बारे में मैं थोड़ा-सा इसलिए बताना चाहूँगा सीमित आर्थिक भागीदारी इसमें मतलब कई प्रकार से बाल विवाह को प्रोत्साहन दिया जाता है जैसे कि उन जो बच्चियाँ होती हैं मतलब लड़कियाँ होती हैं उनको यह माना जाता है कि वो बोझ है माता-पिता पर, इसलिए उनकी तो शादी जल्दी कर दी जाती है। फिर उसके बाद सामाजिक मानदंड ये निर्धारित किया गया कि बच्चों मतलब लड़कियों की शादी जल्दी कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद कहीं-कहीं पर ये होता है कि आर्थिक लेन-देन की वजह से, जैसे कि अगर किसी ने गोदान पढ़ा होगा तो उसमें देखा गया उसमें भी एक शादी जो कर दी जाती थी एक बहुत वृद्ध इंसान से कर दी जाती है केवल पैसों के लिए। अगर गोदान किसी ने पढ़ा होगा तो उसमें भी लिखा होगा। क्या चीज़? बहुत बूढ़े हाँ, इंसान तो से उसमें छोटी बेटी की शादी। हाँ, तो एक वो भी कारण है जो कि और दूसरा ये है कि मतलब कहीं-कहीं पर वैश्यावृत्ति में भी मतलब शादी ऐसे समाज जैसे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ पे लड़कियों की शादी केवल इसलिए की जाती है ताकि उनसे वैश्यावृत्ति वगैरह कराई जाए, उससे धन हो, जिससे वो लड़कों को और पढ़ा सके। तो ये लैंगिक असमानता एक जो मेन कारण है इस मतलब इसमें वो एक मेन कारण ये भी हो सकता है जिसकी वजह से बाल विवाह ज़्यादा होते हैं। और ये पूछना था इसके बाद कुछ हाँ? ये पूछना था तूने दिया वैश्यावृत्ति वाला, तो ये कहाँ के डेटा में मिला ये चीज़ तूने बोला एमपी और राजस्थान का नाम लिया है? हाँ, ये कि मतलब कि विवाह इसलिए किया जाता है कि वैश्यावृत्ति कराई जा सके उनसे? देखो मैंने अभी मतलब कुछ जगह ये देखा था मैंने मतलब एक देखा है उसके अगर आप लोग लल्लन टॉप में देखे हो तो अभी मध्य प्रदेश का वो लोग चुनाव कवर कर रहे थे वहाँ पे वो लोग एक गाँव पे गए हुए थे। इस पे मैं मतलब तो वहाँ पे उन लोगों ने बताया था कि जैसे कि जिनकी नई-नई शादियाँ होती हैं, तो उनको मतलब वैश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है, नई-नई शादियाँ होती हैं। राजस्थान में कुछ ऐसे गाँव हैं, जहाँ पे मतलब नहीं आती हैं और जैसे कि हमने पहले भी उसमें बाल उत्पीड़न में आप देखा ये था वैश्यावृत्ति वाला वर्ड यूज मत करना दोबारा, क्योंकि इस चीज में ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वैश्यावृत्ति की जगह यहाँ पे वसुधा वर्ड यूज किया गया है। इसी से रिलेटेड है कि मतलब वैश्यावृत्ति जो कराई नहीं जाती है, वो वैश्यावृत्ति से बचने के लिए भी कई जगहों पे लड़कियों की शादी जल्दी करा दी जाती है। लेकिन जैसे जिन पुरुषों बड़े लोगों के साथ कराई जाती है ना, तो वो आगे कई बार क्या होता है कि एक ही व्यक्ति कई लड़कियों से विवाह करके छोटे आयु के उनको वैश्यावृत्ति में धकेलते हैं। यहाँ पे ये वसुधा वर्ड यूज किया गया है वैश्यावृत्ति के लिए। डायरेक्ट मत यूज करना है इसको, ठीक है? हाँ, बट जब आंसर राइटिंग करना ना तो डेटा हो तो ही ये चीज़ लिखना, नहीं तो मत लिखना। हाँ, क्योंकि इसको बहुत मैं दूर इसीलिए इम्पैक्ट मैं नॉर्मली ये हम लोगों को नहीं मिलता है ना, तो मतलब अगर डेटा हो तभी इसको यूज़ हाँ, करना। इसको यूज करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक्यूरेट कोई डेटा नहीं है। ये हाँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं इसको लिख रही थी मेरे पास भी था ये डेटा, लेकिन उसमें ये बात कही गई थी कि उसमें कोई प्रॉपर डेटा नहीं है, ये अनुमानित है। तो इस वजह से इसको अगर इसमें ना लिखा जाए तो ज्यादा बेटर है। पर हाँ, इसके लिए वसुधा जो वर्ड है ना, इसको यूज करना, वैश्यावृत्ति डायरेक्ट मत करना। इसमें कार्य कौन-कौन से बताए गए हैं, शिक्षा का अभाव बताया है और ये क्या है, भारोत्तोलन के रूप देखा जाना, मतलब कि उनको एक जैसे कहते हैं भार के रूप में, कि मतलब जैसे हाँ, तुमने बताया अभी, समझ आ गया होगा कि मतलब बोझ समझना उसको। गरीबी इसमें बताया है, सामाजिक पृष्ठभूमि में आप मानसिकता देख सकते हो किसी की भी, वो चीज़ आ जाएगी। बाकी हाँ, इसमें और लैंगिक जो भेद, ठीक वो है? एक्चुअल में मैंने देख लिया था ना वो रिपोर्ट उसमें ये बताया गया था कि मतलब वो परिवार सदियों से करते आ रहे हैं तो इसलिए वो ये इस वजह से उसका डेटा तो कोई डायरेक्ट यूज़ नहीं है। मत करना, ये सर भी तुम्हें बोल देंगे। पर इसको मैंने इसलिए जानबूझ के लिखा है वर्ड को, ताकि ये दिमाग में रहे कि इसको वर्ड को यूज़ नहीं करना है।
ठीक ठीक है। इसका बाकी एक बाल भारत में विवाह कुपोषण से लड़ने के लिए जो तुमने नीतियां बताई थी उसमें मैं कुछ मतलब बता सकती हूँ क्या, क्योंकि मेरा और हाँ तुम्हारा बिल्कुल टॉपिक सेम ही है। हाँ 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 बिल्कुल ऐड बिल्कुल करते जाओ, जो एक्स्ट्रा पॉइंट था वो हाँ ऐड कर। बिल्कुल हाँ, मैं सिर्फ काउंट कराऊंगी, बाकी तुमने ज्यादातर एक्सप्लेन कर ही दी है। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ बस काउंट कराऊंगी। इसमें भारत में कुपोषण से लड़ने के लिए जो सरकारी प्रयास किए गए हैं उसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मतलब की गई है स्टार्ट, और पोषण अभियान शुरू किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSHE के द्वारा 2013 में, ठीक है। और मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील, और निर्मित बाल विकास सेवाएं की गई है बच्चों के लिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के द्वारा ये पीडीएस की गई है, और राष्ट्रीय पोषण रणनीति तैयार की गई है इसके लिए। और IYCF शिशु और छोटे बच्चों का आहार, जो कि कुपोषण में मतलब बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकता है। जैसे प्रसव से पहले कई मतलब महिलाओं को क्या कहते हैं, पोषण पूरा ना मिलने की वजह से कि उनके कई मतलब जो बच्चों की शिशु की मृत्यु दर वो ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसको किया गया है। ठीक है, जो मेरे को थोड़ा बहुत समय लगेगा मैं सिर्फ उसको ऐड कर रही हूँ। ठीक है, जो गैर सरकारी संगठन मैंने तुमने बता ही दिया ज्यादातर। बचपन बचाओ ये बहुत पुराना है। केयर इंडिया शुरू हुआ था आई थिंक ये 2015 में, पता नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स राइट्स एंड यू ये नया है। ग्लोबल मार्च अगेंस्ट लिमिटेड लेबर ये भी नया है, और जनरल लाइन ये भी नया है। ठीक है, भारत में कौन से किए गए हैं? बाल श्रम अधिनियम 1986, इसी को दोबारा से बाल श्रम अधिनियम को 2016 में संशोधित किया गया है। ठीक है, किशोर न्याय अधिनियम 2002 और 2006 में जेजे अधिनियम। धारा 23 और धारा 26 किशोरों के प्रति चरित्र और किशोर कर्मचारियों के शोषण के लिए। ठीक है, और पेंसिल GOV इन यूज किया गया है। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, वैश्व जाति और जनजाति अधिनियम पोस्को अधिनियम 2019 ये सरकारी पहले की गई है। अभी तुम बोल सकते हो, वैसे तुमने ज्यादातर एक्सप्लेन कर ही दिया इन चीजों के बारे में। ठीक है, कंटिन्यू करो। मैं इसके अलावा आपने उसको बाल विवाह के बारे में कुछ वो बताना जा रहा हूँ। जैसे कि जो प्रयास किए गए हैं सरकार की ओर से, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 आया था। उसके बाद पास्को एक्ट 2012 जो बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों के लिए आया था। उसके बाद जो सरकारी प्रयास किए गए थे। संबल कार्यक्रम ये कब का है? ये उसके बाद आया था, जब 2012-13 के आसपास आया था, जब वो पोस्को निर्भया कांड एक्ट हुआ आई था। थिंक ये पोस्को एक्ट तुम कह रहे हो ये 2019 में आया था। नहीं, इसका संशोधन हुआ था, वो संशोधन संशोधन के साथ ऐड हुई थी काफी सारी चीजें। उसको थोड़ा कठोर बनाया गया था उसके द्वारा। ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें जैसे कि सुधार करने के लिए सबसे पहले तुम्हें एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, और उसके बाद जो बाल संरक्षण कार्य करता है उनको एक साथ लाना चाहिए, मतलब एक साथ एकीकृत एक समूह के रूप में कार्य करना चाहिए। और उसके बाद बाल विवाह के लिए जैसे टेलीफोन हॉटलाइन तंत्र जो है इनको थोड़ा सुचारू बनाना चाहिए। जैसे कि उड़ीसा में काफी हद तक इसको कम किया गया है। इसके बारे में डेटा मैंने लिखना भूल गया हूँ, लेकिन इसके बारे में NFHS का डेटा था, वो आप लोग एक बार देख लेना। उड़ीसा में जैसे कि बाल विवाह टेलीफोन हॉटलाइन करके एक सिस्टम चलता है जो कॉल करने के लिए, जिससे काफी हद तक इसमें कमी लाई गई है। और दूसरा महिला सशक्तिकरण, मतलब महिलाओं को ज्यादातर आर्थिक रूप से स्वतंत्र करना और उनको आर्थिक सशक्त करना, जिससे इसमें काफी कमी आ सकती है। महिला सशक्तिकरण पे इसमें क्या मतलब रोल हो सकता है, मुझे ये थोड़ा समझ। अगर महिला सशक्तिकरण, महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी तो बाल विवाह बिल्कुल उनको आर्थिक रूप उनको एक बोझ की तरीके से नहीं देखा जाएगा। परिवार के आय में जब वृद्धि होगी तो फिर उनकी जल्दी शादी क्यों की जाएगी? पर उसके लिए सबसे पहले शिक्षा होना जरूरी है ना। शिक्षा इसलिए सबसे पहले एजुकेशन का ही बोला। देखा गया है कि मतलब
मतलब जो पुरुष होते हैं उनसे ज्यादा जो कठोर नियमों का पालन करने वाली महिलाएं होती हैं। मतलब ये मैंने ज्यादातर देखा है इस चीज को। तो अगर जैसे एक सीरियल भी आता था पहले, याद होगा, बालिका वधू करके, उसमें ये पूरा वहां बिखरोई का समाज में ऐसा होता है। कि मतलब फिर किस तरीके से वही जो ओल्ड लेडी थी वो खुद भी स्कूल जाती है। तो मतलब शिक्षा तो बहुत जरूरी है। अब इस टॉपिक को आज यहीं रोकते हैं क्योंकि लगभग 2 घंटे का रिकॉर्डिंग हो चुकी है। ठीक है। मैं पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप करूँ। ये कंक्लूड कर दो एक बार ना इसको, तो फिर हाँ, उसके इसको बाद कंक्लूड ये राय एक चीज और बोलना था, जैसे महिला के पर्सपेक्टिव से देखा है, इसका थोड़ा तुमको हाँ। मेल पर्सपेक्टिव भी देखना चाहिए। सिर्फ महिला उससे कमजोरी तो होती है फिर उस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसा तो है नहीं। तुमको जो पुरुष के नजरिए से भी इसको देखने की जरूरत है, उन पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसका। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि पुरुष की मर्जी के खिलाफ की जा रही, तो उसका भी थोड़ा एक पर्सपेक्टिव हम लोग जोड़ सकते हैं, नहीं तो लगेगा कि हम लोग जेंडर न्यूट्रल नहीं है। लोगों की मतलब छोटी उम्र में बच्चों की शादी करा दी जाती है और वहीं बड़े होके फिर अगर वो कोई लड़का या बाहर पढ़ने जाता है या फिर लड़की कहीं और पढ़ने जाती है तो हो सकता है कि उनको कोई और पसंद आए, फिर कोई और। तो इस तरीके से भी जो रिश्ते को वो निभाने के लिए सक्षम ही नहीं है, वो रिश्ता भी कहीं ना कहीं टूटने लगता है। फिर एक वैर भाव की स्थिति ये उत्पन्न होती है। शिक्षा का पुरुष अभाव के एक बार ऊपर हाँ इसलिए भी माना जा सकता है, मेरा जो मतलब पर्सपेक्टिव है, अगर देखा जाए तो जो गरीब परिवार होते हैं जिनकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होती है, तो वो अपने बच्चों को थोड़ा जल्दी बाल विवाह, शिक्षा ना ग्रहण करके मजदूरी की तरफ जाके फटाफट और मतलब अपना गुजारा कर सके। बिल्कुल, ये देख सकते हैं पुरुष के नजरिए से हम लोग देखें तो पुरुष पे ज्यादातर माना जाता है कि उस पे जो आर्थिक कमाने की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। तो अगर हम उसके नजरिए से देखें तो उस पे जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है अगर उसकी कम एज पे होता है तो इस तरीके से भी देख सकते हो। जो मेल पर्सपेक्टिव को एक दो पॉइंट जोड़ देंगे तो वो जेंडर न्यूट्रल हो जाएगा हम लोग का आंसर। और एक चीज और बोलना ठीक है, चाहूंगी, ठीक है। जैसे मैं ये इसके बारे जितने में भी हाँ डिस्कशन के टॉपिक्स हो रहे हैं, तो एक आप लोग एक अलग सेपरेट नोटबुक या सेपरेट फाइल वगैरह कुछ बना लीजिए जिसमें, जैसे कि अब मैंने जो नोट्स भेजा या अपर्णा ने भेजा, निधि ने, राज ने, आप लोग, हम लोग जो भी नोट्स भेजते हैं तो उसको सब एक जगह लिख लो, उसके डेटा लिख लो। बिल्कुल, तभी ये फायदा होगा कि हाँ हाँ, मतलब जितने भी टॉपिक्स है, नहीं ये मत कि जैसे अभी हम GS1, तो एक मोटा रजिस्टर हाँ फाइल ऐसी बना लो जिसमें सिर्फ उस पर लिखो डिस्कशन टॉपिक्स और उसको सोसाइटी का सेक्शन के हम लोग कर रहे हैं। हम्म, हाँ, तो सभी जितने भी हैं, प्रीति का, तुम्हारा, मेरा, तो मतलब सभी को कंबाइन करके जो और जैसे एक टॉपिक आज लिखा, जैसे बोला था कोशिश करो कि हाँ हाँ, जैसे अब अपर्णा का टॉपिक था ओल्ड पीपल के लिए, अगर वो टॉपिक लिख लिया फिर उसके बाद आप एक सिंगल पेज छोड़ दो, मतलब उसमें फिर जो कुछ ऐड ऑन करना हो या फिर जो उसका बेसिक बिल्कुल मतलब स्ट्रेटेजिक पोर्शन जो ऐड करना उसके ऐड कर लो, जिससे तुम्हारा नोट्स भी एक प्रिपेयर हो जाएगा अगर नहीं है तो। और फिर मेंस के टाइम पे अगर आप उसको सिर्फ पढ़ोगे, मतलब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल हम लोग ये डिस्कशन एक मंथ करेंगे छोड़ देंगे, नहीं, हम लोग जो पिछले 1 साल के और आने वाला जो पूरा साल है उसके सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे सब्जेक्ट वाइज और पेपर वाइज। तो एक अलग से बना लो नोटबुक जिसमें आपको मतलब बहुत सुविधा होगी इस चीज के लिए। अगर प्री क्वालिफाई है तो अगर आप बिल्कुल उसको भी पढ़ के फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी मतलब जो भी पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं उसमें डालते जाओ, कहीं ना कहीं तो माइंड में क्लिक करेगा फिर वो एग्जाम टाइम में। बिल्कुल। मैं एक थोड़ा-सा आप लोगों से सजेशन माँगना चाह रहा था कि आप लोग मतलब किसी दिन मतलब 2-3 क्लासेस ऐसे रख लें जिसमें से पूरे साल की आई हुई कुछ रिपोर्ट्स हैं, उनके बारे में मतलब कोई डेटा कलेक्ट करके हम लोगों के पास रख लो, क्योंकि मैंने देखा है कि प्रीवियस ईयर में डायरेक्टली रिपोर्ट से काफ़ी क्वेश्चन्स आ रहे हैं। तो 1-2 क्लासेस केवल और केवल रिपोर्ट पे आधारित रख सकते हैं कि मतलब ये साल एंड होने वाला है, तो जनवरी से लेकर के मतलब नवंबर दिसंबर तक कितनी रिपोर्ट्स प्रीलिम्स आई के हैं। बजट लिए पे बोल कर रहे हो? सकते हैं, सबसे बड़ी बात बजट पे कर हाँ, सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए हाँ, मतलब कौन सी रिपोर्ट्स आई हैं, और जैसे कि कोई संगठन है, उनके कोई मतलब प्रोजेक्ट होते हैं, उसकी थीम्स क्या होती है, इस तरीके की एक फिर हम लोग को जैसे एनवायरनमेंट की डिफरेंट हो जाएंगे, सोसाइटी के डिफरेंस हो जाएंगे, फिर पॉलिटी के डिफरेंस, तो उसमें
थोड़ा देखना पड़ेगा, उस पे तो करना पड़ेगा। ये हो रहा है ना अभी जैसे फैक्चुअल होगा वो, हाँ। करते जा रहे हैं तो इसी में अगर जैसे आपको कोई रिपोर्ट मिल रही है किसी भी संगठन जैसे यूनिसेफ का, इसी के बारे में थोड़ा डिटेल ऐड कर दो कि इसका मतलब कब इसका मतलब इस्टेब्लिश कब हुआ, कितने मेंबर्स हैं, थोड़ा सा ऐड कर लो उसी में साइड में। तो वो अगर मतलब ठीक है, जितनी ठीक। बार है वहां पे उसको ऐड करते जाओ। एक तो बार बार लिखने से फिर आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ जाएगी, याद भी हो रहेगा। फिर 4-5 बार लिख भी लोगे तो फिर उसके बाद लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बाकी प्रीलिम से पहले वैसे सर ठीक है, ठीक है। मतलब जैसे अब जितने भी टेस्ट सीरीज वगैरह है तो उसमें तो आता रहेगा, और बाकी फिर हम लोग फिर न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे होगे आप लोग, तो उसमें भी हाँ, अगर टाइम मिलेगा तो ये कर लेंगे, हाँ, लेकिन अभी क्योंकि वो थोड़ा फैक्चुअल हो जाएगा वो। हम लोग और अभी ठीक है। पता है जब हम लोग एक साथ कई सारी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे ना, जैसे बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, तो मतलब वो याद करना, रिमेम्बर करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो फेमस ज्यादा है सिर्फ हम लोगों को उसके लिए वही बस पे ध्यान मेन देना होगा। पॉइंट हम हम्म, हाँ। मतलब लिख ठीक है, ठीक। मेंस के पर्सपेक्टिव से आपकी कोई भी रिपोर्ट हो जो इम्पोर्टेंट है, वो सिर्फ इम्पोर्टेंट है कि आपको उससे रिलेटेड आप डाल दो डेटा। यार मुझे ना लेकिन एक प्रीलिम्स के प्रॉब्लम लिए आ जो रही है। फेमस है उनके कौन ऑर्गेनाइजेशन निकालता है और रैंक, बस ये काफी होता है। बस ओके, कुछ नहीं। मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है कि तुम सॉल्व कर सकते हो। यार मुझे न्यूज़पेपर में ना, जैसे मैं पूरा न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, पहले मैं पढ़ती हूँ हेडलाइंस, हाँ। ठीक है, लेकिन हेडलाइंस पढ़ने के बाद मुझे ये नहीं पता लगता कि मतलब हेडलाइंस से प्रीति, कुछ अंदाजा हो जाता है कि ये इम्पोर्टेंट हो रिकॉर्ड सकता है टॉपिक, लेकिन मेरे को उसके लिए फिर से बोलना, हाँ, स्टॉप फिर से करिए। बोलना।